हे गाइस, आज मैं आप सभी के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले आपको परिचय देना होता है, जिसमें है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये दुनिया का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधानों में से एक है। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ और ये संविधान जो भारतीय संविधान है वह सबसे विस्तृत है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, जिस समय संविधान लागू हुआ उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन इसमें समय समय पर कई संशोधन भी किए गए, जिसके कारण वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां है। वर्तमान में कितना है? 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो चुका था। यानी कि भारतीय संविधान जो तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था और इनके कुछ आर्टिकल भी उस समय लागू हो चुका था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इसे पूर्णतया 26 जनवरी 1950 को पूरे देश पे लागू कर दिया गया, क्योंकि पहली स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को ही मना लिया गया था, जिसके कारण 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया और इसी दिन से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी कि पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, और जब संविधान लागू हुआ तब से अब तक 26 जनवरी को हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आए हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिनों का समय लगा। ठीक है, कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। इसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नागरिकों के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य इत्यादियों के विषय में स्पष्ट उल्लेखित किया गया है। यानी कि कार्यपालिका का कार्य क्या होगा, विधायिका का कार्य क्या होगा, न्यायपालिका किस प्रकार काम करेगी, नागरिकों की जो मौलिक अधिकार है वो क्या क्या मिला है। ठीक है, ये सभी इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आगे है भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषताएं। तो इसकी विशेषता क्या क्या है? तो इसमें पहला है संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य प्रस्तावना पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। किसे? प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। इसके अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रनात्मक, गणराज्य इत्यादि के बारे में चर्चा किया गया है। तो इसे देखते हुए प्रस्तावना को काफी महत्वपूर्ण माना गया है और प्रस्तावना को संविधान का आत्मा भी कहा गया है। आगे है 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये 3 शब्द को जोड़ा गया है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को। अब तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब तक जो प्रस्तावना में संशोधन हुआ है वो केवल एक ही बार हुआ है। आगे देखते हैं संविधान का स्रोत। ठीक है, यानी कि संविधान में जो भी प्रावधान लिए गए हैं वे किस देश से लिए गए हैं, किसने बताया। ठीक है, तो भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं और देश के उपयोग एवं जरूरतों के अनुसार उसमें संशोधन किए गए हैं। भारतीय संविधान का अधिकतर भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अनेक देशों से लिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण होने से पहले बहुत सारे देश ऐसे थे जिसका संविधान निर्माण हो चुका था। इसलिए जब भारत में संविधान निर्माण की तैयारी हो रही थी उस समय कई देशों के संविधानों को अध्ययन किया गया, जो कुछ महत्वपूर्ण लगा उसे भारत के संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में सरकार ने संसदीय प्रणाली और कानून के नियम जैसे प्रावधान थे वो सभी ब्रिटेन से लिए गए हैं। भारत के संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीलापन, बल्कि दोनों का मिश्रण है। कठोर संविधान का अर्थ है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत होती है, जबकि लचीलापन संविधान का वह हिस्सा होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है। इसलिए भारतीय संविधान में ना ही अधिक कठोरता देखने को मिलता है और ना ही लचीलापन, बल्कि दोनों का एक समन्वित स्वरूप देखने को मिलता है। जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कठोरता के नियम को अपनाया गया है, यानी कि वहाँ अगर किसी भी कानून में संशोधन करना है तो इसके लिए किसी विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत होती है, तभी संशोधन किया जा सकता है। वहाँ पर लचीलापन को नहीं अपनाया गया है। कठोरता संविधान के बिना, विशेष प्रक्रियाओं के बिना उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्मों को देश में समान अधिकार प्राप्त है।
वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन किया गया था। उसके अनुसार प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। यहाँ पर हर व्यक्तियों को अपने अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने मानने का स्वतंत्रता दी गई है। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं किए जाएंगे। सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव इसमें नहीं किया जाएगा, ऐसा लिखा गया है। आगे है एकल नागरिकता। इसका क्या मतलब है? तो भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। चाहे भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति हो, सभी को एकल नागरिकता प्राप्त है। जबकि इटली, आयरलैंड जैसे देश में दोहरी नागरिकता की प्रावधान है। इस देश में नागरिकता आसानी से पाई जा सकती है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर भारत के नागरिक रहते हुए आप दूसरे देशों के नागरिकता को नहीं पा सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी देश के नागरिकता को स्वीकार करते हैं, जैसे कि एक उदाहरण है कि एक एक्टर थे, वह किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर लिए, ठीक है, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिक उसका नागरिकता रद्द हो गया और वह भारत के नागरिक नहीं रहा। ठीक है, जो भी एक्टर है, जो भी एक्ट्रेस है, अगर वो किसी और देश के नागरिकता को प्राप्त करता है तो वह भारत के नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, और जब भारत के नागरिक नहीं रहेगा तो उसे वोट देने का भी अधिकार नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर आप किसी भी और देश के नागरिकता को प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक आपकी नागरिकता रद्द मानी जाएगी, रद्द हो जाएगी। भारत के कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है। उन्हें अन्य राज्य के व्यक्ति होने के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी राज्य का कोई भी व्यक्ति है तो वह किसी भी राज्य में जाकर रह सकता है और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा उस व्यक्ति से जो दूसरे राज्य से आया है। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। किसे? सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ पर एक ही न्यायपालिका को अपनाया गया है, जबकि अमेरिका में दोहरी न्यायपालिका को अपनाया गया है। भारत में राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय बनाया गया है तथा केंद्र स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया है। यदि राज्य के किसी भी समस्याओं को उच्च न्यायालय समाधान करता है तो ठीक है, नहीं तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जा सकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला माना जाएगा। इसे सभी भारतीय नागरिक को मानना ही पड़ेगा। यानी कि राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय बनाया गया है, यानी कि हाई कोर्ट बनाया गया है। अगर हाई कोर्ट कोई भी फैसला देता है, ठीक है, अगर उस फैसले से आप खुश नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर अगर कोई फैसला देगा तो वो फैसला लास्ट फैसला होगा, इसके बाद कोई भी फैसला नहीं होगा। ठीक है, आपको वो फैसला मानना ही होगा। मत देने का अधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार। भारत के सभी नागरिकों को मताधिकार देने का अधिकार है। भारत के सभी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला, अगर उनका आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर हो चुका है तो उसे मत देने का अधिकार है। तो जिनका भी 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र हो चुका है उन सभी को मत देने का अधिकार है, वो वोट दे सकते हैं। वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो। ठीक है, तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।